हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का प्रतिवेदन से टॉपिक बाय ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है प्रकाश से, तो प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश एक प्रकार की कण भी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग भी है, प्रकाश एक प्रकार की कुछ अगर कैसी तरंग है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्या पूछ सकता है प्रकाश से कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो प्रकाश वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में। अब पूछे प्रकाश वेग सबसे ज़्यादा सबसे कम किसमें होता है? प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होता है? प्रकाश वेग सबसे कम पानी में होता है, यानी जल में होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम सबसे कम किसमें होता है? तो सबसे कम पानी में होता है। किसमें होता है? पानी में। उसके बाद पूछेगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पूछेगा कि पृथ्वीवासियों के लिए पृथ्वीवासियों पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा बड़ा प्रकाश स्रोत प्रकाश प्रकाश स्रोत क्या है? क्या है? तो पृथ्वीवासियों के सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? तो पृथ्वीवासियों का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो पूछेगा सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो बोलिएगा 8 मिनट 20 सेकंड। कहें कहें 8 मिनट 20 सेकंड मिलेगा, कहें 8 मिनट 25 सेकंड में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ऑप्शन आएगा वो समझ दीजिएगा। उसके बाद चलिए आप चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? कहाँ से ऑब्जेक्टिव और बनता है? पूछेगा कि किरणों को समूह को क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, पूछेगा कि किरणों के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किरणों के समूह क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को बताइए बताइए, किरणों के समूह क्या कहा जाएगा? किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दोनों दे देता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन होगा कि किरण प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश प्रकाश जिस पथ मतलब रास्ता आता है, जिस पथ पर चलता है, जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे भैया? किरण कहते हैं। चलिए अब आ गया कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज और प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज किरण पुंज या प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार देखिए इस सबसे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। ये होता है अभिसारी अभी अभिसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज चलिए लिख लेते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा दूसरा क्या आ जाएगा? अपसारी अप अपसारी प्रकाश पुंज अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा तीसरा समांतर समांतर प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी अपसारी समांतर। देखिए अब इसे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पूछेगा जिस किरणों की सभी किरणें
आपस में समांतर हो। जिस किरणें की सभी किरणें आपस में क्या हो समांतर, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? समांतर किरणपुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण आपस में क्या हो? आपस में समांतर हो। क्या हो? आपस में समांतर हो। उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरणपुंज। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। अब अगला कहेगा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हो। जैसे जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, कहेगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो भैया उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज या प्रकाश पुंज। अपसारी किरणपुंज। ठीक। पूछा फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप पूछ सकता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। क्या? सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। नहीं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। और जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। चलिए अगला आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव होगा कि दीप्त और दीप्त ऑब्जेक्टिव है। दीप्त और दीप्त। देखिए दीप्त किसे कहते हैं? जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। दीप्त किसे कहते हैं? जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे। स्वयं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे। क्या करे? स्वयं उत्पन्न करे, उसे क्या कहेंगे? दीप्त। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे उसे क्या कहेंगे? दीप्त। क्या कहेंगे उसे? दीप्त। जैसे क्या होगा? जैसे हो जाएगा सूर्य, तारा, जुगनू जुगनू इत्यादि। यही ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्नलिखित में कौन दीप्त है? निम्नलिखित में कौन दीप्त है? ऑप्शन दे देगा। जैसे दे देगा सूर्य, ऑप्शन नंबर ए बीम देगा। क्या? बी में मानो दे देगा बल्ब। ठीक। और सी में दे देगा ए बी, दोनों डी में देगा। इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? सूर्य। क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश होता है, बल्ब का अपना प्रकाश नहीं होता। जब उसमें हम करंट देते हैं तब वह जलने लगता है। ठीक है। चलिए और दीप्त हो गया। अब अदीप्त को समझते हैं। अदीप्त उसे कहें जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है। जो प्रकाश स्वयं स्वयं उत्पन्न उत्पन्न नहीं करता है। जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? अदीप्त। क्या कहेंगे? अदीप्त। जैसे जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो गया ईंट, पत्थर, ईंट, पत्थर और चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा भी अदीप्त है। क्या? क्यों? क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि इस पर सूर्य के प्रकाश या तारा का प्रकाश क्या करता है? अवशोषित करके वही को विसर्जित करता है। वही उसी को क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन अदीप्त है? ऑप्शन दे देगा तारा, जुगनू, उसके बाद सूर्य, ऑप्शन डी में देगा चंद्रमा। क्या जाएगा? ऑप्शन में डी। चलिए लिख दीजिए क्वेश्चन कि कौन अदीप्त है? कौन सॉरी क्या हो रहा है? कौन अदीप्त कौन अदीप्त है? ऑप्शन नंबर ए सन यानी कि सूर्य। ऑप्शन नंबर बी स्टार यानी कि तारा। ऑप्शन नंबर सी जुगनू जुगनू। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में दे दे चंद्रमा। क्या? चंद्र चंद्र चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ठीक है। अब चलिए यहाँ अगला आगे क्या है देखिए। अगला है अब प्रकाश के आधार पर प्रकाश तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? एक होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। दूसरा पारभासी। क्या होता है? दूसरा पारभासी। क्या होता है? पारभासी। और तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। क्या हो जाएगा? तीसरा अपारदर्शी। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। देखिए पारभासी नाम ये पता क्या चलता है? पारदर्शी नाम से क्या पता चलता? आर पार। यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो? आर पार हो जाए। क्या हो जाए? आर पार हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे उसे? पारदर्शी। जैसे हो जाएगा जल। यूँ ऑब्जेक्टिव पूछता है जल, कांच, जल, कांच, वायु। वो वायु मतलब हवा, जल, कांच, वायु। इट इज और कुछ ऐसा सोच लीजिएगा। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसे प्रकाश आर पार है, उसे अपारदर्शी। पारभासी जिसे तनी तनी हो,
अल्प मात्रा क्या? अल्प मात्रा में जैसे जैसे हुआ क्या? तेल लगा कागज़, तेल लगा कागज़, तेल लगा कागज़ और सूती कपड़ा और सूती वस्त्र, सूती वस्त्र और घिसा हुआ काँच और क्या होगा? घिसा हुआ काँच और क्या होगा? घिसा घिसा हुआ काँच, घिसा हुआ काँच। अब इसे अपारदर्शी अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार करबे नहीं करेगा, जिससे प्रकाश पार नहीं करेगा, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, जिससे प्रकाश पार नहीं करेगा, जैसे हो गया ईंट, क्या हो जाएगा? ईंट, पत्थर, ईंट, पत्थर, बाद ईंट, पत्थर, दीवार, दीवार, लकड़ी, लकड़ी, इससे प्रकाश क्या होगा? पार नहीं होगा। देखिए यहाँ से कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन पारभासी है? निम्नलिखित में कौन कौन पारभासी है? निम्नलिखित में कौन पारभासी है? देख पारभासी मतलब क्या होता है? तनी-तनी जैसे प्रकाश हो। एक ऑप्शन नंबर ए दे देगा क्या? ऑप्शन नंबर ए में दे देते हैं काँच, क्या देते हैं? काँच। ऑप्शन नंबर बी काँच हो गया, वायु, क्या हो गया? वायु। ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र, क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र। चलिए अब अगला टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है जिससे ऑब्जेक्टिव बनेगा? पूछेगा प्रकाश का माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का माध्यम 2 प्रकार के। प्रकाश का माध्यम कितने प्रकार के? तो प्रकाश या माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश का माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन-कौन? कौन-कौन होता है 2 प्रकार के? समांगी, समांगी। दूसरा क्या होता है? दूसरा हो जाता है विषमांगी, समांगी माध्यम और दूसरा क्या होता है? विषमांगी, विषमांगी माध्यम। देखिए समांगी माध्यम किसे देखिए नाम से पता चलता है समान, यानी कि वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण बनावट क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समांगी माध्यम। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? विषमांगी माध्यम। देखिए समांगी माध्यम का एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो जाएगा क्या रहा समांगी माध्यम का जल, क्या हो जाएगा? जल। देखिए जल और काँच इसके प्रत्येक भाग क्या था? गुण और बनावट कहीं न कहीं क्या था? समान, इसका गुण समान होता है। इससे भी प्रकाश पार हो सकता है, इससे भी प्रकाश पार हो सकता है। क्या? उसके बाद हो जाएगा हीरा, क्या हो जाएगा? हीरा, क्या हो जाएगा? हीरा, क्या हो जाएगा? हीरा, इससे भी क्या होगा? प्रकाश पार। देखिए विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान नहीं हो। जैसे ठंडी और गर्म हवा का मिश्रण, इसके बनावट गुण समान नहीं है, क्योंकि ठंडी ठंडा लगेगा और दो गर्म है, वो गर्मी को महसूस करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है आगे कहाँ से हाँ, अब आगे परावर्तक सतह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। किससे? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। देखिए, सबसे पहला पूछेगा परावर्तक सतह में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? याद रखिएगा परावर्तक सतह के रूप में हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो समतल। कौन सा दर्पण? समतल, समतल। कौन सा दर्पण? समतल, समतल। समतल। परावर्तक सतह के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण। किस दर्पण का? समतल दर्पण का। पूछेगा सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन क्या होता है? तो सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? क्या होता है? सबसे अच्छा परावर्तक चांदी। क्या होता है? चांदी। सबसे अच्छा परावर्तक, सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? तो सबसे अच्छा परावर्तक चांदी होता है। क्या होता है? क्या होता है? चांदी। सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? चांदी। इसीलिए काँच के पीछे सिल्वर नाइट्रेट का परत चढ़ाया जाता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का क्या चढ़ाया जाता है? परत। चलिए एक ऑब्जेक्टिव और देखिए, जब प्रकाश की गमन पथ दिशा में या प्रकाश की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, तो उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे समझो, जैसे कोई वस्तु है पत्थर, ठीक है? यहाँ से प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ से? प्रकाश आ रहा है। आने के बाद यहाँ क्या बनता है? इसकी क्या बनता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो इसे क्या कहते हैं इस प्रतिबिंब को? तो इस प्रतिबिंब कहेंगे छाया। क्या कहेंगे? छाया। जब प्रकाश की किरण की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु, कौन-सा वस्तु? कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, तो उसकी विपरीत दिशा में एक प्रतिबिंब बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? छाया। क्या बोलते हैं? छाया। क्या बोलते हैं? छाया। ठीक। चलो अगला चलिए, अब पूछेगा कि परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? तो परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह कितने प्रकार के? तो परावर्तक सतह 2 प्रकार के। परावर्तक
सतह कितने प्रकार के? तो परावर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन-कौन? तो ये होगा नियमित। कौन-कौन? नियमित। नियमित और दूसरा क्या हो जाएगा? अनियमित। 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 नियमित और अनियमित। चलिए अगला है कि प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश के यहाँ देखिए खूब पॉजिटिव पूछता है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन ये कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम। कितना नियम है? 2 नियम। पूछेगा प्रकाश का परावर्तन का नियम सिर्फ समतल के लिए कि सभी सतह के लिए लागू होता है कि यह प्रकाश का परावर्तन में सभी सतह पर लागू है। प्रकाश का परावर्तन का नियम सभी सतह पर लागू होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम सभी सतह पर लागू होता है। क्या होता है? सभी सतह पर लागू होता है। सभी सतह पर क्या होता है? लागू होता है। प्रकाश का परिवर्तन का नियम सभी सतह पर लागू होता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछता है प्रकाश का परिवर्तन के 2 नियम है। ठीक, पहला नियम होता है क्या? आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या होता है? आपतन आपतन कोण बराबर किसकी होता है? आपतन कोण आपतन कोण बराबर किसके होता है? परावर्तन कोण। किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन। यदि आपतन कोण आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है सर। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि यदि आपतन कोण आपतन यदि आपतन कोण 60 डिग्री का है, कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए अगले देखिए, आप यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अभिलंब क्या? अभिलंब परावर्तक सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? तो अभिलंब परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अभी अभिलंब परावर्तक परावर्तक सतह सतह के साथ परावर्तक सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? कितना डिग्री कितना डिग्री ना कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और देखिए यहाँ और ऑब्जेक्टिव पूछता है जब प्रकाश की किरण क्या? जब प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर लंबवत क्या? लंबवत आपतित होती है तो परावर्तक सतह के बीच और परावर्तन के कितना डिग्री कोण बनता है? तो उस स्थिति में 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0। क्यों? क्योंकि जैसे ही आया वैसे ही चल गया। इसके बीच कोई झुकाव नहीं हुआ। तो कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी कि जब परावर्तक सतह के साथ लंबवत आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तक सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 0 डिग्री। जैसे ही आया वैसा ही चलेगा। तो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। सॉरी देखिए यहाँ होगा क्या कि जब कोई किरण समतल सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होता है। जब कोई किरण समतल सतह पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री। कितना होगा? परावर्तन कोण 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। चलिए एक नए का यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकालते हैं। देखिए अभी हम तुरंत पढ़ लिए हैं कि क्या? कि अभिलंब परावर्तक सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। ठीक। तो अब बताइएगा कि ये हो गया अभिलंब, यह हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन कोण, हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई और परावर्तन को आर लिखते हैं। तो बताइए यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री। तो आपतन कोण यानी आई का मान कितना होगा और आर का मान कितना होगा? आई बराबर व्हाट और आर बराबर व्हाट? बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, अब अगला आगे चलते हैं। आगे क्या है? आ गया प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन-कौन? वास्तविक और काल्पनिक। कौन-कौन होते हैं? वास्तविक, एक नंबर वास्तविक और 2 नंबर काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा। कैसा होता है? उल्टा।
वास्तविक में कैसे होता है? उल्टा। वास्तविक में हमेशा कैसा होता है? उल्टा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम परिदीप प्राप्त करते हैं। किस पर? ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, किस प्रतिबिंब को परिदीप प्राप्त करते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को परिदीप प्राप्त करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को परिदीप प्राप्त करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त करते हैं? परिदीप प्राप्त करते हैं। और वो पूछेगा कि किस प्रतिबिंब को हम यानी कि रेखा सीधी होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की रेखा सरल होती है, यानी सीधी होती है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की रेखा कैसी होती है? सरल होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की रेखा कैसी होती है? सरल होती है। सरल होती है, सरल होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की रेखा कैसी होती है? सरल होती है। कैसी होती है? सरल। वास्तविक प्रतिबिंब की रेखा कैसी होती है? सरल। और पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है या दर्पण के पीछे बनता है? तो हमेशा याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। ठीक। अगर अंतर भी पूछेगा तो यहाँ से लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? चलिए पहले काल्पनिक बता देते उसके बाद अब पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब के साथ काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा। कैसा होता है? हमेशा सीधा। 2 शब्द उसके बाद यह पूछेगा इसे परिदीप प्राप्त कर सकते थे? इसे परिदीप प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन पूछता है किसे परिदीप प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ऑब्जेक्टिव इसे परिदीप प्राप्त नहीं होता है, परिदीप प्राप्त नहीं होता। और पूछेगा इसकी रेखा कैसी होती है? इसकी रेखा टूटी-फूटी होती है। कैसी होती है? टूटी-फूटी रेखा होती है। टूटी-फूटी क्या होती है? रेखा होती है। उसके बाद पूछेगा ये दर्पण के कहाँ बनता है? या दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। चलिए आप देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन बना करिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रतिबिंब किस प्रतिबिंब को किस प्रतिबिंब को फिर से लिखते हैं किस प्रति किस प्रतिबिंब को पर्दे पर्दे पर प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए, 2 ऑप्शन देंगे, वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक। वास्तविक, काल्पनिक। ठीक, 2 से देते हैं। कौन सा प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है? दर्पण के सामने बनता है। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए काल्पनिक, ऑप्शन बी वास्तविक। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब अगला पार्ट कल इससे आगे ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो अपना दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर इतना अगर पढ़ लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव हम छूटेगा नहीं। अगर पढ़ लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, यह विश्वास रखिए।